हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है नव्य एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। हम आपको लेके चल रहे हैं सिलेक्शन सीरीज के आज लेक्चर नंबर थर्ड में। इससे पहले हमने बेसिक सिखाया है जिसमें मैंने बताया था कि हम इस चैप्टर को कैसे कवर करते हैं। आपको एक अलग झलक दिखेगी। पहली, हम पूरे जितने भी टाइप के मार्क्स और उसके रिलेवेंट जो क्वेश्चन आए हैं पी वाई क्यू या पर जो बन सकते हैं वो एक साथ कवर करेंगे। फिर उसके बाद मोल और उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म और फिर उसके के अंदर जो आने वाले लिमिटिंग रीजन, स्टोइकियोमेट्रिक, मिक्सिंग, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज प्योरिटी, लो केमिकल इक्विवेलेंस, पीओएसी, ठीक है, स्ट्रेंथ, ये सब चीजें डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये पूरा आप ये समझिए कि अगर आप इसको सीरीज को हर चैप्टर के बहुत डिटेलिंग में पढ़ाया जा रहा है, इसको देख के जाएंगे तो इससे बाहर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलेगा। ये 100% गारंटी है हमारी। तो सुनिए बेटा जी, देखो क्या है पहला जो कॉन्सेप्ट है बेटा। फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा, सुनिए ध्यान से। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो एवरेज एटॉमिक मास के रिगार्डिंग है, जो आइसोटोप से रिलेटेड होता है। तो आइसोटोप के बारे में हमने एक लाइन पढ़ रखी है पहले से भी, बहुत से बच्चों ने पढ़ी हुई होगी बेटा। क्या मतलब होता है आइसोटोप का, 1 मिनट, ये सब बच्चों को पता होगा। आइसोटोप का मतलब होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, और जिसका एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। और एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी सेम। जैसे एक्स ले रहे हो तो हर जगह एक्स ही लिखा होना चाहिए। बस फर्क क्या होना चाहिए बेटा, ये जो जेड है और ए है, वो ये कह रहा है कि जेड तो जेड ही रहना चाहिए सब में, लेकिन जो ए है वो अलग अलग कैटेगरी में A1 A2 A3 की तरह हो जाना चाहिए। दैट इज आइसोटोप, यानी जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहे और एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। ए इज डिफरेंट, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं बेटा, उसको हम पढ़ते हैं आइसोटोप में। बस ये लाइन याद रखो। और आइसोटोप के केस में हम क्या पढ़ते हैं, ये एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अच्छा, ऑक्सीजन के भी हैं, क्लोरीन के भी 2 होते, 35 और 37, ब्रोमीन के भी 2 होते। तो हम उन सबको अब लिख नहीं रहे, जहां जहां नीड होगी वहां लिख देंगे। ठीक है, ऐसे बहुत से आइसोटोप। हमें ये जानना है कि आइसोटोप का नीड क्यों पड़ा, क्योंकि हम आज पढ़ने जा रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास। उस एवरेज एटॉमिक मास में इसकी नीड है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं बेटा, और कोई मुद्दा है नहीं। जैसे देखो, एवरेज एटॉमिक मास में एक वर्ड आता है परसेंटेज अबेंडेंस। ठीक है, ये परसेंटेज अबेंडेंस का मतलब होता है जो नेचर के अंदर उस आइसोटोप की अवेलेबिलिटी क्या है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। जैसे आप पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो वहां हाइड्रोजन 1H1 लिखा गया है ना, 1H2 लिखा ना 1H3। तो ये बेसिकली जो एलिमेंटों का जो पिकअप किया गया है पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट, वो उनकी परसेंटेज अबेंडेंस को देख के किया गया है बेटा। किसको देख के किया गया है, परसेंटेज अबेंडेंस को देख के किया गया है। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे परसेंटेज अबेंडेंस जब है, तो उसका मतलब कि जो नेचर के अंदर जिसकी अबेंडेंस ज्यादा है उसको पीरियोडिक टेबल में रख दिया गया। अब मेन मुद्दा है कि एवरेज एटॉमिक मास, तो आपने बताया कि एवरेज एटॉमिक मास जब भी निकालेंगे तो वो आइसोटोप के क्रोस्पोंडिंग निकलेगा बेटा। किसके रिगार्डिंग निकलेगा, आइसोटोप। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा, एक ही फॉर्मूला जो बार बार लगेगा, परसेंटेज अबेंडेंस इनटू मास, उसका परसेंटेज अबेंडेंस इनटू जितना, ये उसका समेशन करते जाएंगे। जैसे उन्होंने लिखा भी है कि मान लीजिए कार्बन 12 99% प्रेजेंट है, एक एग्जाम्पल लेके, और कार्बन 13 1% है। दो अलग अलग आइसोटोप है, कार्बन 12 और 13, उनकी अबंडेंस दे रखी है और उनकी corresponding उनका मास होता है। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या, अबंडेंस। ठीक है, अबेंडेंस को अगर आप नीचे फ्रैक्शन में लिख दे तो नीचे टोटल अबेंडेंस लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर नहीं लिखे हो तो फिर उसमें, तो आपको एक चीज याद रखिएगा, जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, जैसे इस फॉर्मूले को हमने रखा है, इसके अकॉर्डिंग जो ऊपर रखा है 12 इंटू उसकी अबेंडेंस को फ्रैक्शन में लिख दिया 0.99, 13 इंटू उसकी अबेंडेंस। तो ये जो मास आया बेटा, ये याद रखना, उसके क्लोज आएगा एवरेज एटॉमिक मास जिसकी नेचर के अंदर अबेंडेंस ज्यादा है। देखो आप, 12 है और जो कैलकुलेशन आ रही है वो 12.01 आ रही है, तो ज्यादा क्लोज इसी के पास आया बेटा, जिसकी अबेंडेंस ज्यादा है। तो ये भी याद रखेंगे कि जिसकी अबेंडेंस ज्यादा होती है उसके क्लोज एवरेज एटॉमिक मास आएगा, कोई भी मॉलिक्यूल हो। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास केवल आइसोटोप के ऊपर ही निकलेगा और किसी के ऊपर नहीं निकालना है। पहला कॉन्सेप्ट यही है, बस एक लाइन फिट कर लो, ये वैलिड है ओनली किसके ऊपर, आइसोटोप के ऊपर बेटा। बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है बस। आइसोटोप जिस बच्चे के दिमाग में आ गया बेटा, सब रामायण नैया पार है इसकी। ठीक है, तो आइसोटोप के केस में बेटा क्या याद रखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास केवल किसके लिए निकालता है, आइसोटोप के लिए, ओनली फॉर आइसोटोप। जो आइसोटोप आप लिखते हो उनके लिए ये है सिर्फ, ओनली फॉर आइसोटोप्स। तो ये बात ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। एक क्वेश्चन है जो हम लेके आए हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है, सुनिए ध्यान से।
क्वेश्चन ये है एवरेज एटॉमिक मास का। उसने कहा इसमें दो तीन तरीके से क्वेश्चन आते, तो एक दो मैं करवा रहा हूँ ना। जो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस है हम वो हर चैप्टर के एंड में एक तरफ से क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे ना बेटा। हर चैप्टर के एंड में एक अलग से हम क्वेश्चन सीरीज शुरू करेंगे। उसमें आपको जो पैटर्न चल रहा है लास्ट का उसके अकॉर्डिंग आपको है ना क्वेश्चन करवाएंगे। उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा। पहला क्वेश्चन पढ़िए बिना देरी के। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज मोलर मास। इसी पे पहला क्वेश्चन ये है बेटा, द एवरेज मोलर मास, और दूसरा क्वेश्चन ये है। तो पहले आप दूसरे क्वेश्चन को पढ़िए, जो अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए वो डायरेक्ट लग रहा है। उसने कहा बोरोन के दो आइसोटोप है। इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं पहले बेटा, सेकंड को। बोरोन के दो आइसोटोप है, B10 उसकी अबंडेंस है 90% और B11 81%। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास बताना है इसका, सीधा सा मतलब ये है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, तो अभी हमने बताया ये केवल किसके ऊपर निकलता है, एवरेज एटॉमिक मास जो है वो आइसोटोप के ऊपर ही लगाना। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला अभी हमने लिखा बेटा, क्या था, उसकी परसेंटेज अबंडेंस और उसी के करोस्पोंडिंग उसका मास। तो पहले की परसेंटेज अबंडेंस है मतलब 0.19 हो गई, और उसकी मास कितना है 10। दूसरी की परसेंटेज मेजरमेंट है 0.8 और उसका मास कितना है बच्चे 11। तो आप इन दोनों को सोल्व करेंगे बेटा तो वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जिसको आप राउंड ऑफ करिए तो ये वैल्यू आ गई बेटा 1.9, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 11 8 88। तो ये भी वैल्यू लगभग लगभग 8.1 के आसपास आ जाएगी बेटा। ठीक है, 8.1 या 2 के आसपास, 0.81 को जब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 8.9 के आसपास आ गई बेटा, 8.91। 8.91 में अगर हम 1.9 जोड़ दें, 8.91 में अगर हम 1.9 जोड़ देते तो आंसर आ जाता है बेटा 10.81। तो आप देखेंगे बेटा ये वैल्यू आ रही है 10.81। तो आपको ये हिंट भी मिल गया कि जो एवरेज एटॉमिक मास आ रहा है बेटा वो ज्यादा क्लोज किसके आ रहा है, ये बात मैंने बताई भी, जिसकी अबंडेंस ज्यादा है। तो देखो 10.8 को हम नियरली क्या लिख सकते हैं बेटा, 11 लिख सकते हैं। तो 11 वाले के आसपास ही आएगा जिसकी अबंडेंस ज्यादा। आप ऑप्शन देख के भी टिक कर सकते थे। देखो ये 10 के आसपास है, ये हो नहीं सकता, ये 10 नहीं हो सकता, तो ये दोनों तो बिल्कुल कट जाते हैं। अभी 11.2 इससे बड़ा नहीं जाएगा जो ये रेफरेंस। तो एक ही ऑप्शन बिना कैलकुलेट करे भी आपको आइडिया मैंने बता दिया, यही आता 10.8। समझ में आ गई बेटा, इससे बड़ा हो नहीं सकता जिसकी अबंडेंस दी हुई है ना ज्यादा। और उसके पास वैल्यू देखनी, तो ये दोनों तो हो ही नहीं 10 और 10.2, क्योंकि तो इसके पास है 10 के, तो 10.8 आंसर था अगर आप शॉर्टकट समझना चाहो तो। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, मुद्दे की बात पाते। सेकंड क्वेश्चन ऊपर वाला पढ़िए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है बेटा, लिखो। उसने कहा कि एवरेज मोलर मास आपको दे दिया, उसने बताया कि क्लोरीन के दो आइसोटोप। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा इसको पढ़ रहे हैं, है ना, ये वाला क्वेश्चन है, इसको सोल्व कर रहे हैं। देखो पहले वाले में उसने एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, एम एवरेज क्या दे रखा है क्लोरीन का, ये आपको दे रखा है एवरेज एटॉमिक मास एग्जैक्ट 35.5 ग्राम पर मोल। इसके क्लोरीन के दो आइसोटोप है बेटा। ठीक है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। तो उसकी कह रही कि इन दोनों की अबंडेंस बतानी है आपको, कितना होगा परसेंटेज अबंडेंस। तो मैं मान लेता हूँ एक की परसेंटेज अबंडेंस एक्स है, तो दूसरी क्या होगी बेटा 100 - x, क्योंकि दोनों की परसेंटेज अबंडेंस मैक्सिमम क्या हो सकती है। लेट अस सपोज परसेंटेज जो अबंडेंस है वो हमने मान ली बेटा कितनी कितनी, इसकी तो मान ली हमने बेटा x%, और इसकी कितनी मान ली बेटा 100 - x%। ये दो अबंडेंस होगी। तो एम एवरेज का मोलिकुलर फॉर्मूला है मास के बारे में क्या करेंगे बेटा, एम जो एवरेज आया बेटा, एवरेज मोलर मास, वो आया परसेंटेज अबंडेंस। परसेंटेज अबंडेंस कितनी है एक्स इंटू 35, 35 इंटू एक्स। परसेंट, परसेंट में लिख रहे हैं अभी, प्लस में क्या लिखोगे बेटा 37 इंटू 100 - x। तो अपोन में टोटल परसेंटेज कितनी होती है इन दोनों का सम, तो अबंडेंस कितनी होगी 100। तो आप इस वैल्यू को रखेंगे बेटा, फिर सोल्व करेंगे तो अबंडेंस आ जाएगी। 35.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं सीधा, और इज इक्वल टू ये लिख देता हूँ 35x प्लस 37, सो -37x। तो ये वैल्यू होगी बेटा 3550, और ये वैल्यू होगी बेटा, इसमें माइनस कर देंगे 3700, और ये वैल्यू बचेगी बेटा -2x। इसको सोल्व कर लीजिए, आपको अबंडेंस की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ठीक है, 3500, 3700 में से 3550 घटा दीजिए भाई, 3550, तो 150 आ गया बेटा। तो 150 का आधा कितना होगा, तो मैं सीधा माइनस का सिंबल हटा रहा हूँ। 150 का आधा कितना होगा 75% आ गया बेटा एक। तो दूसरा कितना बच गया
ये कह रहा है एक्स की वैल्यू आ गई 75%, तो ये एक्स आ गया परसेंटेज ऑफ एक्स। तो एक अगर 75% यानी क्लोरीन 75% है, तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा 25%। तो किस रेशियो में प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, 3:1 में, ये भी पूछा जाता है। क्लोरीन 35 3 गुना अमाउंट में प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन 37 के बेटा। ये लाइन थी। तो ये क्वेश्चन मैंने दोनों तरीके के बता दिए बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, सुनिए। नेक्स्ट कहानी की ओर चलते हैं बेटा, सुनिए ध्यान से। अगला कॉन्सेप्ट है एवरेज मोलिकुलर मास। एवरेज मोलिकुलर मास का मतलब क्या होता है, इसको एवरेज मोलर मास भी बोल सकते हो। ये जनरली गैसियस मॉलिक्यूल के ऊपर अप्लाई होता है। जब गैस का मिक्सर दे रखा होता है, एवरेज मोलिकुलर मास या एवरेज मोलर मास निकाला जाता है। ये वही फॉर्मूला है जो हम नंबर ऑफ मोल से निकालते हैं, बस उसको एक से ज्यादा गैसेस कंपोनेंट को मिक्स कर दिया, इसलिए उसको नंबर ऑफ मोल को ही फॉर्मूले को क्या लिख दिया बेटा। आप ध्यान से पढ़िए इसके फॉर्मूले को। अगर मैं नंबर ऑफ मोल वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिखूं, उसी फॉर्मूले से रिलेट किया हुआ है। जैसे मैं नंबर ऑफ फॉर्म मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल को वेट अपॉन मोलिकुलर मास, तो इसी एम को एम एवरेज लिख दिया, एवरेज मोलिकुलर मास। कैसे, अगर मैं इसी फॉर्मूले को अरेंज करूं, एक से ज्यादा हो तो हम क्या लिख देंगे, एम एवरेज। तो एवरेज मोलिकुलर मास क्या लिख दिया बेटा, W/N। देखो यही कर रखा है, जित एक से ज्यादा है तो मास भी जुड़ जाता है, क्योंकि मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और मोल भी। तो टोटल मास अपॉन टोटल मोल, दैट इज एवरेज मोलिकुलर मास। ये भी इसमें लिख रखा है। जैसे एक तरीका बता रखा है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल को मोलिक्यूल, हमारी केमिस्ट्री में नीचे वाला फॉर्मूला यूज होता है, जो ये है एवरेज मोलिकुलर मास, टोटल मास अपॉन टोटल। ठीक है, तो इस टोटल मास को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, टोटल मास को ऐसे लिख सकते हो, एम, मैं एवरेज को ऐसा लिख रहा हूँ बार, ये ताकि वो पिछले वाले से थोड़ा अलग हो जाए। एम एवरेज का इसके लिए क्या लिखोगे, टोटल मान लो दो कंपोनेंट होते हैं आपके पास, W1 तो W2 अपॉन में क्या लिख देते बेटा, N1 प्लस N2। आपको इसको ज्यादा आसान लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। क्या कह रहा है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंटेनर है ये, और एक कोई कंटेनर है ये, जिसमें अलग अलग टाइप की गैस प्रेजेंट है। उनका कुछ अमाउंट है, मान लीजिए इसमें ए गैस का कोई पार्टिकल प्रेजेंट है, और इसकी कुछ क्वांटिटी दी होगी, और इसमें कोई बी गैस का पार्टिकल प्रेजेंट है। तो ए और बी दो डिफरेंट टाइप के गैस के पार्टिकल प्रेजेंट हो गए, बी बी गैस है। इन दोनों को उठा के हमने एक तीसरे कंटेनर में डाल दिया, जो मिक्सर का काम करेगा ना, इस कंटेनर में हमने ये तीनों को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है बेटा। तो ये दोनों को ट्रांसफर करने से ये बन गया गैसियस मिक्सर। और जब भी कोई गैसियस मिक्सर बनेगा बच्चे, उसी के लिए हम क्या निकालते हैं, एवरेज मोलर मास या एवरेज मोलिकुलर मास। तो इसमें क्या होता है, जितनी क्वांटिटी इसकी थी, मान ली इसकी क्वांटिटी W A थी, इसकी क्वांटिटी कितनी थी बेटा, WB। तो इन दोनों का सम वही कर दिया हमने, WA को हमने W1 और W2 लिख दिया, और टोटल मोल कितने आ गए। इन दोनों का रेशियो ये आता है। हम जब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं बेटा, इसी फॉर्मूले को आगे मॉडिफाई करते हैं, तो मास को मोल में बदलते, तो ये सब कहानी, एक फॉर्मूला ये भी बनता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट, मोल मोलिकुलर मास ऑफ फर्स्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और मोलिकुलर मास ऑफ सेकंड। ये भी एम एवरेज का ही फॉर्मूला है, मोलिकुलर मास अगर मोल फ्रैक्शन दिया हो तो। और ये मास और मोल दे रखे तब, ये बस आपको पता होना चाहिए। ये दो फॉर्मूले हैं मैंने बताए, केवल ये गैसेस मिक्सर पे वैलिड होता है, सब पे नहीं निकालना है। जैसे एवरेज एटॉमिक मास सिर्फ आइसोटोप पे लगता है, ऐसे ही एवरेज मोलिकुलर या मोलर मास सिर्फ किस पे लगेगा, गैसियस मिक्सर पे। एक से ज्यादा जब गैस मिक्स कर देंगे तो बेटा, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। आ जाओ एक क्वेश्चन करवा देते हैं इस पे, ताकि आपको समझ में आए। उसने कहा बेटा, ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि उसने परसेंटेज दे रखी कंफ्यूज करने के लिए। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, सुनिए ध्यान से। व्हाट इज द एवरेज मास ऑफ एयर इफ इट कंटेन 80% नाइट्रोजन। तो इसका मतलब 0.8 ग्राम क्या है, नाइट्रोजन है। क्योंकि ये मास परसेंटेज बाई वॉल्यूम परसेंटेज लिखे, या मास परसेंटेज लिखे, आपको मानना वही है। ठीक है, W/V। तो इसका मतलब ये है कि 80 ग्राम जो है वो नाइट्रोजन गैस है। तो 80% का मतलब, और 20% बाई वॉल्यूम है। तो आपको देखो नाइट्रोजन दे रखी है बेटा एक, और एक ऑक्सीजन, ये दोनों एक ही जगह प्रेजेंट है, एक ही कंटेनर में। ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है। इस गैसियस मिक्सर का आपको एवरेज मोलिकुलर मास बताना है इस कंटेनर में। तो ये आपको पता है कि एम एवरेज का भी हमने लिखा है। एम एवरेज का फॉर्मूला होता है मास फर्स्ट गैस सेकंड गैस अपॉन टोटल मोल N1 प्लस N2। तो पहले का मास देखो 80 ग्राम आ रहा है पहले का बेटा ना। ऐसे देखो नाइट्रोजन का जो मास है वो है, मास ऑफ नाइट्रोजन, W ऑफ नाइट्रोजन कितना है, 80 ग्राम है। तो इसका मोल कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो 80 अपॉन इसका मास कितना हो गया, एक नाइट्रोजन का, तो N2 मोलिक्यूल का 28। दूसरा ऐसे ही W ऑफ O2 का दे रखा है, मान लो 20 ग्राम है, तो इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना आ जाएगा बेटा, 20 अपॉन इसका मास कितना हो गया, 32। तो ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एम एवरेज बनेगा बेटा कुछ। ठीक है,
एम एवरेज बन जाएगा आपका। देखो नंबर ऑफ मोल और टोटल मास, तो टोटल मास ऊपर बेटा हो गया 80 प्लस 20 तो 100 ही हो गया। नीचे इसका एलसीएम सोल्व करना पड़ेगा बेटा, 28 प्लस 20 अपॉन 32। तो आप इस वैल्यू को जब सोल्व करेंगे तो मास आ जाएगा बेटा। ऊपर तो आ गया बेटा 100 सीधा सीधा, और नीचे वाले का एलसीएम कितना ले ले, दोनों ही ले लेते हैं ना। तो ये थोड़ी बड़ी वैल्यू है, इसको आप शॉर्टकट कर लो पहले ना। 8 से काट लेंगे, 4 से ये आ जाएगा बेटा 20, 4 7 28, तो 20/7 तो ये आया बेटा। और ऐसे इसको 4 से काट दो, 4 पंजे 20 और 4 अट्ठे 32, तो 5/8 ही आ गया बेटा। तो इसको रख दो आप, है ना। ये सोल्व करना थोड़ी इजी रहता है, वो बड़ी वैल्यू है तो उसमें आप निपट जाओगे, ये कर लो। अब ये छोटी वैल्यू रख दो, बस यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका। समझ गए बात। ये परसेंटेज वाली बात समझ में आई, ये बात समझनी थी। 28 80% और 20% को क्या लेना है, एक बार फिर भी रख के देख लो। 20/7 5/8, तो इसका एलसीएम 56 आ गया। मैं ऊपर 56 को भेज देता हूँ, नीचे लिख लेंगे 160 हो गया। 20 अट्ठे और 7 पंजे 35, तो दैट इज एम एवरेज। ठीक है, तो एम एवरेज आ गया बेटा आपका। सोल्व कर लो एक बार। तो ये तो ऊपर हो गया बेटा 56, और नीचे कितना आ जाएगा भाई 160, और एक ये राउंड ऑफ कर लो ना, 195 आ गया लगभग, है ना 195। तो इसको आप राउंड ऑफ 200 मान लो। मैं राउंड ऑफ करके समझा रहा हूँ, 200 के आसपास मान लिया हमने। तो 200 मान लिया तो 56/2 नियरली देखो 28 आ गया। तो एग्जैक्ट सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 28.8। समझ में आ गया, दिखा भी रखा है मैंने, राउंड ऑफ करके समझा भी दिया। तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना, यहाँ बाई वॉल्यूम लिख देते, कुछ बच्चे इसको वॉल्यूम मान लेंगे, वो गड़बड़ थी। आपको 80%, क्योंकि हम परसेंटेज मास बाई मास आगे पढ़ाएंगे जब कंपोजिशन पढ़ाएंगे, तो ये टर्मिनोलॉजी भी पढ़ाएंगे, और एक परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम भी पढ़ाएंगे, एक मास बाई वॉल्यूम भी पढ़ाएंगे, तीन पढ़ाएंगे वहां आपको और ज्यादा। पर अभी इस क्वेश्चन का सेंस यही था जो मैंने बताया बेटा। क्लियर है। ये 80% मास का मतलब 80 ग्राम जो नाइट्रोजन है वो 100 ml में प्रेजेंट है, ये मतलब था। तो 80 ग्राम मास हो गया नाइट्रोजन का। और ऐसे 20% ऑफ ये का, इसका मतलब क्या था, 20 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है इतने में। बस ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें भी वही है, इसी की तरह क्वेश्चन दिया गया है। मैं 1 मिनट इसको जल्दी से कवर कर देता हूँ, बट एवरेज मोलिकुलर मास के ऊपर ही है। एक कोई गैस का मिक्सर है, 560 ग्राम नाइट्रोजन है, 320 ग्राम ऑक्सीजन है, फाइंड द। इसमें देखो और आसान कर दिया बेटा आपको समझाने के लिए। एम एवरेज सीधा ही निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे। दो डिफरेंट टाइप की गैस है, तो W1 प्लस W2 अपॉन में क्या जाएगा बेटा, N1 प्लस N2 बेटा जी। तो W1 वही है, मास दे रखे ऊपर, तो वो तो सीधा ही लिख देंगे। मोल निकालने पड़ेंगे अलग से, क्योंकि इसमें मोल दिए हुए। अपोन में N1 प्लस N2 निकाल लेते हैं। पहले वाले का मोल कितना आ गया बेटा, गिवन मास है। तो ये भी जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि इसका शॉर्टकट डायरेक्ट दे रखा है 20 मोल। और N2 यानी ऑक्सीजन के मोल भी कितने आ गए, 10 मोल, क्योंकि इसका मास हो गया तो 20/10 तो 30 हो गए। ऊपर मास जोड़ दो बस, 880 अपोन में नीचे आ गया 30। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, 88/3। तो इसकी वैल्यू को कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 3 3 29.3 आ गया आंसर। 3 3 तो बी आंसर हो गया बेटा, सीधा दिख रहा है। तो इसमें कोई लोचा नहीं है। एवरेज मोलिकुलर मास गैसेस मिक्सर के लिए लगता है, ये बात इंपॉर्टेंट थी। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया होगा बेटा। अगली बात सुनिए, इक्विवेलेंट मास को समझते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा इक्विवेलेंट मास, इसको और सुन लो। ठीक है, इसकी कई टाइप होती है, ये बहुत जगह लगता है बेटा इक्विवेलेंट मास, है ना। तो इक्विवेलेंट मास होता है किसी भी एटम का एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट, उसको वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देना, जिसको हम जो नॉर्मली एन फैक्टर भी बोलते हैं। तो कोई भी एटम है तो उसका एटॉमिक या मोलिकुलर, तो मोलिकुलर मास को उसके एन फैक्टर से डिवाइड करना। ठीक है, दैट इज मेथड ऑफ इक्विवेलेंट मास। ये इक्विवेलेंट मास इसलिए भी यूज किया जाता है कि जैसे हम लेबोरेटरी में जब वे करने जाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ वे, जब मान लीजिए हमें 2 ग्राम वे करना है, लेकिन जो वो वेइंग मशीन होती है लेबोरेटरी के अंदर, आप देखोगे उसमें 2 ग्राम से या तो ज्यादा वे होगा या कम। एग्जैक्टली 2 ग्राम वे करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके वो अंदर वैक्यूम को बनाए रखना इम्पॉसिबल सी टास्क है, इसलिए वो फ्लक्चुएट करता है। इसलिए वो ऑलरेडी पहले से हमने एरर वे करके लिया है, जितना वे करना उससे या तो कम आएगा या उससे ज्यादा। इसलिए उस एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम कौन से मास को ज्यादा यूज करते हैं, इक्विवेलेंट मास को। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका यही होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट स्पीशीज। ठीक है, जब भी हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालेंगे तो उसके दो तरीके होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट या तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से पढ़ा जाएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कब हो जाता है, जब वॉल्यूम एमएल में, तो उसी को नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट कह लेते हैं।
या फिर इसको क्या कह सकते हो, इसी को जब आप सोल्व करोगे तो वो आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर के बराबर। या तो इसके बराबर पढ़ोगे या नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब रहेगा थ्रू आउट केमिस्ट्री, जो इसने समझाने की कोशिश की है। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ये हम और डिटेल में बताएंगे जब इस इक्वेशन को सोल्व किया गया, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास को, तो यही फॉर्मूला बन के आता है। तो अभी आप याद रखिए कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब होता है या तो नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर, जो बार बार स्टोक्योमेट्री लिमिटिंग रीजन में लगे, या नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, क्योंकि नॉर्मलिटी पढ़ाएंगे। अब ये कह रहा है कि ये एन फैक्टर सब केसेस में लगाता है, कोई वेल एलिमेंट है तो उसके केस में एन फैक्टर क्या आएगा, उसकी वैलेंसी। जैसे मान लो आप पीरियोडिक टेबल का कोई एलिमेंट समझिए, मैं इस पॉइंट को समझाता हूँ, इसके केस में एन फैक्टर कैसे निकलेगा ना। तो वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर का मतलब वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। जैसे मान लो आप जितने ग्रुप पढ़ते हैं उनके करस्पॉन्डिंग उतनी ही वैलेंसी होती है। आपको पता है कि ग्रुप वन के एलिमेंट है तो वन वैलेंसी है, ग्रुप टू के एलिमेंट है तो टू वैलेंसी है, थ्री के थ्री है, चार तक तो ये कार्बन वाले केस में +4 और -4 सब दिखाते हैं। तो वैलेंसी का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है सीधा सा। पांच में पांच, छह में छह, तो पांच वाले केस में दोनों पॉसिबल हो सकती है वैलेंसी, +5 भी और -3 भी। तो जैसे मान लीजिए मैंने वैलेंसी वर्ड लिख दिया। जैसे आपका वैलेंसी का मतलब क्या होगा, कोई एलिमेंट है जैसे सोडियम है, इस वैलेंसी को समझिए, इसका एटॉमिक नंबर क्या ही लेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगो 281, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। तो ये एन फैक्टर कहलाएगा इसका। जैसे मैग्नीशियम तो N factor 2। तो जो भी चैप्टर है इसमें वैलेंसी का मतलब समझ में आ गया होगा। एसिड का मतलब होता है, एसिड के केस में वैलेंसी एन फैक्टर का मतलब होता है जितने H+ सॉल्यूशन में मिल जाए पर मॉलिक्यूल, दैट इज वैलेंसी ऑफ एसिड। ठीक है, जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसमें कितने H+ मिल जाते हैं बेटा आपको, सल्फ्यूरिक एसिड में दो मिल जाते हैं, H2SO4 में आपको बताया भी है, सल्फ्यूरिक एसिड में दो मिल जाएंगे। ठीक है, और बताओ, जैसे नाइट्रिक एसिड है उसमें एक ही मिलेगा क्योंकि एक ही H+ देगा। ठीक है, ये हम डिटेल में स्ट्रक्चर बना के भी समझा देंगे। और अगर मान लो और कुछ लेते फॉस्फोरिक एसिड तो H3PO4, उसमें तीन मिल जाएगा। इसका फॉस्फोरस एसिड ले लो H3PO3, तो दो मिल जाएगा इन फैक्टर, तो वैलेन। और H3PO2 लेंगे तो एक ही मिलेगा। तो कोई कुछ स्पेसिफिक है जो हमें ध्यान रखने हैं। जैसे बोरिक एसिड H3BO3, उसमें एक ही मिलता है, देखने से लग रहा है तीन आना चाहिए, तो ये कुछ स्पेसिफिक है। यानी जितने H+ सॉल्यूशन में जा सकते, दैट इज एन फैक्टर ऑफ एसिड। सिंपल लैंग्वेज में समझिए आप। अगली बात सुनो बेटा, अगली बात सुनिए बेटा। नेक्स्ट कहानी क्या है, अब बेस के लिए एन फैक्टर निकालना था। बेस के लिए एन फैक्टर सीधा ही होता है, मैं और आसान बता देता हूँ। बेस के लिए एन फैक्टर निकालना बहुत आसान है। इसमें नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन पर बेस मॉलिक्यूल कितने रिलीज हो रहे, दैट इज, जैसे इसमें तो सीधा ही कोई एक्सेप्शन नहीं। जैसे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, जितने, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम डिसोशिएट करते तो सॉल्यूशन में जाके कितने OH दे रहा है, एक। तो इसलिए इसका एन फैक्टर क्या होगा, तो इसके एन फैक्टर में कोई चूक नहीं होगी बेटा। जैसे NaOH है, KOH है, तो ये क्या बनेगा बेटा Na+ और प्लस में क्या बनाएगा बेटा OH। तो एन फैक्टर कितना आएगा बेटा 1 ही। अगर आपका ले रखा है MgOH का होल ट्वाइस, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा Mg का +2 OH नेगेटिव, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा बेटा 2। अगर आप कोई भी जितने भी साइड में वो लगे हैं OH, AlOH का होल थ्राइस, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा 3। तो ये एन फैक्टर हो जाएगा बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जितने भी और साइड में, दैट इज एन फैक्टर। तो ये बेस का मैंने समझा दिया, कोई नई बात नहीं है। बेस के एन फैक्टर को और एसिड के एन फैक्टर को क्या कहते हैं, वो लाइन समझ लो एक बार, यहीं पे मैं समझा देता हूँ, सुनिए ध्यान से। बेस और एसिड के एन फैक्टर को देखो, बेस के एन फैक्टर को हम एसिडिटी कहते हैं, जो वैलेंसी फैक्टर जिसको कह रहे हो उसके एन फैक्टर को मैं एक बार समझा देता हूँ। एन फैक्टर को एसिडिटी क्यों कहा गया है, मैं एक कॉमन सा एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। कि मान लीजिए आपके पास एक कोई सॉल्यूशन था, मैं एसिड के एन फैक्टर को बेसिसिटी कहते हैं, ये मैंने बता दिया। बेस के एन फैक्टर को एसिडिटी, मैं एसिडिटी को समझा रहा हूँ, ऐसे ही बेस एसिड में अप्लाई होगा वो। मान लीजिए आपके पास ये वाटर है, और आपने मान लीजिए किसी दूसरे कंट्री में NaOH स्टोर कर रखा था, NaOH इज बेस, वो इसमें डाला। तो आपके पास में क्या कहानी जनरेट होती है, उसी में ये फैक्टर छुपा हुआ है कि NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो टूटेगा Na+ और OH नेगेटिव में, ये सॉल्यूशन में जाके OH दे रहा है। अब पानी भी टूटेगा, पानी किस में टूटता है, H+ में और OH में। जो बेस से आने वाला OH पानी के किस कंपोनेंट को खाता है, H+ को। इसीलिए इसके एन फैक्टर को क्या कहा गया है, एसिडिटी। सेम लॉजिक है, एसिड के एन फैक्टर को बेसिसिटी कहते हैं, बस ये ध्यान रखना। ये मैंने ओरली बता दिया। आ जाओ आगे, आ जाओ बेटा, बहुत ही अगली कहानी पे शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट कहानी सुनिए।
अगली कहानी क्या है, एसिड बेस रिएक्शन जब कोई दे रखी हो बेटा, उसके केस में फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो बैलेंस फैक्टर होता है इक्वल नंबर ऑफ रिप्लेस, जितने भी H प्लस और OH आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, दैट शुड बी, है ना, एज एन फैक्टर ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। जैसे मान लीजिए आपने कोई एसिड बेस रिएक्शन करनी है और उसमें जितने H प्लस रिप्लेस करके दे रखे, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए। एसिड बेस का H3PO4 है, उसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाई H3PO3 की, और उसने लिख के दे दिया बेटा ऐसा, Na3PO3, तीनों H3PO3 में नहीं रिलीज होते ना। अच्छा, दो ही होते हैं बेटा, हाँ ये रिएक्शन समझ लो पहले, H3PO4 में तीनों रिलीज होते हैं, ये ध्यान रखना। H3PO3 है तो उसमें दो ही रिलीज कर सकते हो मैक्सिमम, तो मैं मैक्सिमम रिलीज कर देता हूँ, Na2HPO3 प्लस में साइड प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है। अब देखो जिनमें बदलाव, ये तो बेस है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, इसमें बदलाव हुआ है। इसमें पहले कितने एच थे और अब कितने एच, ये रिप्लेसेबल एच का मतलब है, ये इस रिएक्शनों का इनफैक्टर होता है। पहले H प्लस कितने थे बेटा, टोटल 3, अब कितने बच गए इसमें, एक, तो इनफैक्टर दोनों का चेंज बताता है बेटा, नंबर ऑफ H प्लस कितने कितने चेंज हुए, तो दो हो गए। देखो रिप्लेसेबल का मतलब ये है, इधर पहले कितने एच दिख रहे हैं आपको, 3 एच को ही देखो, H प्लस को, इधर कितना दिख रहा है, एक, इन दोनों का डिफरेंस एन फैक्टर कहलाएगा, तो 3 - 1 कितना आ गया, ये रिप्लेसेबल वर्ड का मतलब है। जैसे अब कोई बच्चा सोचेगा यार ये तो एसिड में तो होगी आसान, बेस में क्या लफड़ा है, बेस में भी कुछ नहीं बेटा, देखो बेस की भी मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ। कई बच्चे सोचेंगे एसिड की तो लिख दी यार, ये बहुत आसान थी, मास्टर को याद होगी, है ना। सुनिए अगली, देखो अगली, कोई बेस का एग्जाम्पल से समझिए। बेस है बेटा हमारा जिंक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है बेटा, और इसमें हमने HCl डाल दिया बेटा, कंफ्यूज मत हो, बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे। ठीक है, तो Zn, और आपको देखोगे सीधा ये लिख दिया OH और Cl प्लस H2। आप देखो बेटा, ये बेस है, इसमें बदलाव हो रहा है इधर, तो ये बेस का इनफैक्टर निकालेंगे, यहाँ OH कितने हैं, पहले दो, इसमें OH कितना है, एक, इन दोनों का डिफरेंस 1, तो एन फैक्टर 1, बस बेटा, और कुछ नहीं है। देखना ये है कि जिसमें बदलाव हो रहा है उसको ध्यान रखना, ये एसिड बेस रिएक्शन का एन फैक्टर होता है, कुछ भी आ जाए इससे बाहर कोई कहानी नहीं आएगी, सब आप निपटा दोगे। आ जाओ बेटा नेक्स्ट कहानी को सुनिए, नेक्स्ट कहानी को सुन लेते हैं। नेक्स्ट कहानी क्या है सुनिए। अगला जो है वो सोल्ट के लिए इनफैक्टर है। सोल्ट के लिए इनफैक्टर क्या है बेटा, सुनो ध्यान से। सोल्ट के लिए इनफैक्टर बहुत आसान है बेटा, सोल्ट के लिए इनफैक्टर और भी आसान है, कैसे लिख दोगे सोल्ट का इनफैक्टर, देखो सोल्ट में नॉन रिएक्टिंग कंडीशन पे वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। या और एक मैं तरीका बताता हूँ, है ना, ये तो इसकी जनरल डेफिनेशन है, चलो अच्छी बात है, एक और तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा, सुनिए ध्यान से। कैसे कर देंगे बेटा, बहुत आसान तरीका बता देते हैं कैसे कर देंगे। जब भी कोई सोल्ट दिया हो तो उसका एन फैक्टर आप सोचिए, जो उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आता है और उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो चार्ज आ रहा है, आइदर वो कैटायन हो एनायन हो, सब में ये लॉजिक एक के रिस्पेक्ट में निकालो, वो टोटली वही आएगा, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, यही फॉर्मूला लगाओ। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको सोल्ट का, Al2SO4 का होल थ्राइस है बेटा, इसको पहले आप वाटर मान के आयनाइज करो aqueous सॉल्यूशन में, 2 Al+3 होगा, और बेटा ये क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ SO4, 2 नेगेटिव होगा बेटा, प्लस में क्या लिख दिया हमने बेटा, 3 टाइम ऑफ SO4, 2 नेगेटिव। आप या तो कैटायन को पिक करो, इस फॉर्मूले में एन फैक्टर निकालेंगे, या एनायन, किसी को पिक कर लो, पहले ही वाले को कैटायन को पिक करो, एन फैक्टर फॉर कैटायन और एनायन सेम ही आ रहा है करके देखो, कह दे 2, और उसके कोफिशिएंट तो 2 है, चार्ज कितना है 6, ऐसे एनायन को पिक करो, कोफिशिएंट 3, चार्ज कितना है, मोड लेना है तो आंसर कितना आएगा 6, तो मैंने बताया किसी एक का निकालेंगे, कोई भी सोल्ट आ जाए आंख बंद करके, ये रिएक्शन है। और इसको सोल्ट को, मैक्सिमम सोल्ट को तोड़ने की मैं जनरल इक्वेशन बता देता हूँ बेटा, मिनटों में निपटा दो आप, कैसे। अगर कोई भी इस तरह का सोल्ट आ रहा है, AX BY टाइप का, कोई भी एनी टाइप ऑफ सोल्ट इस तरह से लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है बेटा, वही अक्वस वाली कॉमन इक्वेशन लगानी है। क्या लगाएंगे, ये x इसके पैर में लिखा तो आगे a की पावर में y पैर में लिखा तो वो आगे -x, तो स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू चार्ज, तो एन फैक्टर यही आएगा दोनों का, x इनटू वाई, तो आंसर हमेशा x टाइम y, तो कोई भी सोल्ट आ जाए यही इक्वेशन लगा देना, आंसर आ जाएगा 100%। चलो बढ़ते हैं अगले टाइप पे। उसने एक हिंट बताया जो हमें याद रखना है, जैसे कई बार हम कंफ्यूज आ जाते हैं, कैसे, जैसे हम मोर सोल्ट पढ़ते हैं, कोई और सोल्ट पढ़ते हैं बेटा, उनके पीछे जैसे वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पढ़ा होगा, ब्लू विट्रोल का पढ़ा होगा, उनमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच कर देता है, तो उनको कह रहा है कि एन फैक्टर को नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो कह रहा है कि मान लीजिए आपने लिया वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा ले लिया भाई,
अबे धोने का कई टाइप का सोडा है, ठीक है। ये वॉशिंग सोडा है, ठीक है। दुनिया में कई चीजें धुलती हैं, तो ऐसे वॉशिंग सोडा Na2CO3 .10H2 है बेटा। अब इसमें ये जो कह रहा है कि इसको जब हम मैन्युफैक्चर निकालेंगे, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 10H2 है। उसका तरीका भाई है कि ये मेरे लिए Na2CO3 है, ये कह रहा है ये। तो Na2CO3 को जब aqueous सॉल्यूशन में डिसोशिएट करेंगे तो क्या बनाएगा, वही 2Na+ और वही कार्बोनेट आयन। तो एन फैक्टर इसका कितना आता बेटा, 2 आता, चाहे कैटायन के लिए। ये इस पॉइंट को याद रखना। चाहे कितने भी 10 मॉलिक्यूल वाटर के जोड़े, एक जोड़े कुछ ना जोड़े, सबका सेम ही मतलब है। हमें विदाउट वाटर ही सोचना है, सब मोमा है आगे की। आगे की सुनिए लास्ट बात, एन फैक्टर निकालने वाली सुनिए। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग वैसे रेडोक्स वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहाँ मैं एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ क्या मतलब है इसका। वो कह रहा है कि जब भी हम ऑक्सीडाइजिंग इन केस में टोटल चार्ज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकाला जाता है, इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इन रेडोक्स रिएक्शन। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, आपने ये समझिए, जिंक है, ठीक है, जिंक सल्फेट है। जिंक है वो कॉपर 2+ आयन के साथ रिएक्शन करी, और उसमें क्या बना लिया बेटा, Zn2+ आयन और कॉपर सॉलिड। तो आप देखोगे इनमें एक कोई स्पीसीज जो होती है वो ऑक्सीडाइजिंग होती है, और एक क्या होती है, रिड्यूसिंग। ये वही बता रहा है बस, और कोई चक्कर नहीं है। और KMnO4 से हम समझा सकते थे, इससे समझिए। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या करेंगे, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। वो तो कहलाएंगे बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर एन फैक्टर निकालना हो तो यही समझ लो। और जिसका रिडक्शन हो रहा है बेटा, कॉपर 2+ से कॉपर में गया तो रिडक्शन, वो क्या कहलाएंगे, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैंने दोनों बातें बता दी, उल्टा लिख देना है बस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एन फैक्टर रिड्यूसिंग एजेंट का समझ लो, यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। तो यहाँ जो एन फैक्टर निकाला जाता है रेडोक्स में, उसका मतलब होता है मोड दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस। तो दो ही आएगा, चाहिए इसका भी निकाले, देखो दो ही। एक एग्जांपल और समझ लो, जैसे हमने लिखा पोटेशियम पर मैग्नेट, तो मैग्नेट आयन एसिडिक मीडियम में ये बनाता है बच्चे Mn2+, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसका भी एन फैक्टर कैसे निकाल दोगे बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +7 आएगी एक्स मान के, और यहाँ +2 है, इन दोनों का डिफरेंस। तो एन फैक्टर क्या लाएगा, तो 2 - 7, तो एन फैक्टर कितना आ जाता है बेटा, 5। तो ये रेडोक्स का मतलब है, बाकी ज्यादा डिटेलिंग रेडोक्स में डील करेंगे। इतने ही सफिशियंट है अभी आपके लिए, इतनी ही नॉलेज सफिशियंट है बेटा। अब आ जाओ, एक जो हमारा होता है इक्विवेलेंट मास ने पड़ेगा, जितना हमारा यूज होना था, ठीक है। एक ये डुलक पट्टिट लो है, ठीक है। ये ज्यादा डिटेलिंग में मैंने लिख दिया ताकि जो जेई मेंस एडवांस तक आए तो, लेकिन आपको एक इक्वेशन से ही याद रखना है कि आपके पास जो हमारे सिलेबस में यूज होना है वो एक ही फॉर्मूला, मैं वो साइड पे लिख देता हूँ। ये बाकी आपको डिटेलिंग पढ़नी तो वो पढ़ लेना। एक तो फॉर्मूला ये याद रखना बेटा, जब स्पेसिफिक हीट दे रखी और तो मोलिकुलर मास दे रखा, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, एस का मतलब दिखा रखा होगा उन्होंने, कही एस का मतलब स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट का रिलेशन होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट बराबर होती है स्पेसिफिक हीट इनटू एटॉमिक मास। एक तो ये थोड़ा सा वैसे थर्मो में पढ़ा देंगे, तो घबराने की बात नहीं है। इसमें जो यूज होना है ना, ये तो मैंने काफी डिटेलिंग में लिख दी कैसे कैसे क्या आएगा। एक ये फॉर्मूला होता है, ये पहला दो है। दूसरा लो ये कहलाता है कि पहले लो में तो ये कह रहा है द मोलर स्पेसिफिसिटी ऑफ ऑल सॉलिड एलिमेंट इज नियरली सेम, जबकि ये कह रहा है कि मोलर स्पेसिफिसिटी ऑफ ऑल सॉलिड एलिमेंट इज 3R होती है सेकंड के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये फॉर्मूला बन गया, ये याद रखो, ये वाला, कि स्पेसिफिक हीट इनटू मोलिकुलर मास बराबर आएगा हमेशा 3R। तो एक तो ये फॉर्मूला है, जब आपकी नियरली 3R हो, ये दोनों एटॉमिक मास। लेकिन हमें क्वेश्चनों में जो पूछा गया केमिस्ट्री में, वो सीधा सा मतलब है, एक फॉर्मूला हमें जो याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करना है। और ये एटॉमिक मास को जब भी स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कांस्टेंट नंबर आता है, 66.4 आई थिंक, 6.4 है ना, ये आ जाता है बेटा। इसको लिख के देख लो एक बार बेटा, सोल्व हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है। 6.4 आता है, ये याद रखो, यही फॉर्मूला केमिस्ट्री में लगेगा, जेई हो चाहे नीट हो। ये तो मैंने एक्स्ट्रा डिटेलिंग बता दी कि ड्यूलिंग पेटिंग लो केवल मेटल के ऊपर लगता है और सॉलिड कंपोनेंट के ऊपर लगता है, सॉलिड हो या फिर मेटल हो, जनरली उन्हीं पे लगाना है केमिस्ट्री में। इतनी बात याद रखो। और ये फॉर्मूला है जो मेनली यूज होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जब किसी एटम के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करता है तो वो एक कांस्टेंट नंबर देता है 6.4। इसी पे क्वेश्चन है, स्पेसिफिक हीट दे रखी है बेटा मेटल की
इसीलिए ये क्वेश्चन डाला है मैंने इसी फॉर्मूले की वजह से। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 0.16। एटॉमिक मास आपको बताना है, तो मैं उसको एम लिख रहा हूँ। ये वैल्यू कितने के बराबर आनी चाहिए? 6.4 पे। तो एटॉमिक मास आपका निकल के आ जाएगा बेटा 40। सोल्व कर लेना, तो ऑप्शन सी दिख रहा है। ये इसलिए डाला था, बस यही याद रखना है, बाकी सम्मो माया है। बढ़ जाइए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं बेटा। ठीक है, ये मैंने डिटेलिंग थोड़ी डेप्थ में बताने के लिए बता दी है। फॉर्मूला मास सुन लो 2 मिनट जल्दी से। फॉर्मूला मास क्या होता है बेटा, है ना? फॉर्मूला मास तक निपटा लेंगे कल, फिर आगे की कहानी समझेंगे बाकी टाइप की मास की। फॉर्मूला मास होता है क्या, सुनो बेटा। ठीक है, फॉर्मूला मास क्या है सुनिए। तो फॉर्मूला मास क्या है बेटा? फॉर्मूला मास ये है, ये जनरली आयनिक कंपाउंड पे लगता है। एक लाइन याद रखो, जो आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि पहले एक सॉलिड स्टेट का चैप्टर होता था, उसमें फॉर्मूला यूनिट वगैरह आती थी। जैसे NaCl में 4 फॉर्मूला यूनिट होती थी, सीजियम क्लोराइड में 1 फॉर्मूला यूनिट होती थी, उस तरह से। तो फॉर्मल मास आयनिक कंपाउंड के लिए लगता है। यूनिट फॉर्मल मास की एमयू होती है, जो एटॉमिक मास जैसी होती है, या फिर यू होती है। ठीक है, तो इसने फॉर्मल मास है सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्या आयनिक कंपाउंड, तो सोडियम मेथड वही है। सोडियम का मास जोड़ो क्लोरीन का, तो वही आएगा। यूनिट क्या आएगी फॉर्मल मास की? जो एटॉमिक मास की होती है। इसलिए बस इसको रखा था। कई बार कुछ टीचर इसको स्किप कर देते हैं, बच्चों को लगता रहता है पता नहीं ये कौन सा मास है। सिंपल लैंग्वेज याद रखिए, फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड में लगता है, यूनिट एटॉमिक मास। जैसी ये बात खत्म होगी, इतनी बात है आपकी नॉलेज की। आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो कहानी होती है एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला, है ना बेटा? ये एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला हम कल ही करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में आपका फॉर्मूला मास तक कर लेते हैं। तो यहाँ तक आपको काफी नई चीजें सीखने को मिलेगी कनेक्टिविटी के साथ में। तो धन्यवाद सभी का। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे इस चैनल पे हैं वो अपने दोस्तों से बोले इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। ये आपसे मेरा वादा है कि आप अगर इस चैनल में जितनी भी वीडियो मैं डालूंगा, आपका पूरा सिलेबस कवर होगा JEE और नीट का, टिल 2027 के एग्जाम के लिए। आपको इससे बाहर कुछ भी मिलने का पॉसिबिलिटी नहीं होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है वैल्यू बदले, लेकिन कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चन होगा पैटर्न, वो आपको इनमें जरूर मिलेगा। ये हमारा प्रोमिस है। तो धन्यवाद इसी होप के साथ। ठीक है, थैंक यू सभी का जो इतना सपोर्ट किया। थोड़ा और सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम जल्दी अपने गोल पे पहुंच जाएं। थैंक यू।